यस। सो थर्मोडायनेमिक्स में लास्टली हमने देखा था स्पॉन्टेनिटी। ओके, सो स्पॉन्टेनिटी में हमने देखा था कि देर आर से टू टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस और एनी रिएक्शंस, एनी प्रोसेस, तो दोनों में स्पॉन्टेनियस होना पॉसिबल नहीं है। मतलब जैसे हमने नेचुरल प्रोसेसेस की बात की थी, तो हमने बोला था कि जो नेचुरल प्रोसेसेस है वो इरिवर्सिबल होती है और इरिवर्सिबल मतलब रिवर्सिबल ना हो, और उसी को फिर हमने बोला था कि यूनिडायरेक्शनल मतलब एक ही डायरेक्शन में होगी। फिर हमने उसमें एग्जांपल लिया था किसी माउंटेन्स पे से पानी गिर रहा है तो वो नीचे ही गिरेगा। ओके, तो उसके लिए हमें कुछ करना पड़ रहा नहीं है। लेकिन नीचे से पानी माउंटेन पे भेजना हो तो वो ऑटोमेटिकली जाने वाला नहीं है, उसमें कोई एक्सटर्नल एजेंसी चाहिए। वैसे ही फिर हमने गर्म चाय का एग्जांपल लिया था। सो गर्म चाय अगर हम लेंगे तो रूम टेम्परेचर पे लाएंगे तो हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली चाय में से हीट चली जाएगी एटमॉस्फेयर। बट अगर हम ठंडी चाय लेके आ जाए तो एटमॉस्फेयर में से हीट वापस चाय में जाने वाली नहीं है। ये देखा था हमने। ओके, उसी के रिलेटेड फिर हमने वो स्पॉन्टेनियस का डेफिनेशन भी देख लिया था कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, कोई भी प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस कब बोल सकते हैं, इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। मतलब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इरिवर्सिबल है, मतलब जो रिवर्सिबल ना हो, मतलब सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हो रही हो वैसे, एंड मे ओनली बी रिवर्स्ड। इरिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल मतलब रिवर्स ना हो वैसी, लेकिन रिवर्स हो सकती है कब, बाय सम एक्सटर्नल एजेंसी। जब हम एक्सटर्नल एजेंसी यूज करें, मतलब हम इंटरवीन करें, मतलब हम कुछ करेंगे, मशीन लाएंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, तब जाके ऑपोजिट पॉसिबल है। जैसे कि गर्म चाय है तो ऑटोमेटिकली ठंडी हो गई रूम टेम्परेचर पर, अब रूम टेम्परेचर पर वापस ऑटोमेटिकली वो गर्म होने वाली नहीं है। हाँ, लेकिन उसी को हम गैस स्टोव पे रख देंगे, गैस ऑन करेंगे, हीट देंगे तो वापस वो ठंडी से गर्म हो जाएगी। तो फिर ये जो हमने किया गैस स्टोव पे गर्म किया, हाँ वो क्या है, वो हम ही है एक्सटर्नल एजेंसी। तो वही बोल रहे हैं कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ऐसी इरिवर्सिबल, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है, मतलब रिवर्स ना हो सके वैसी, बट रिवर्स हो सकती है कब, जब हम एक्सटर्नल एजेंसी यूज करें तब। ओके, तो वही चीज हमने लास्ट में देखी थी। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, इज डिक्रीज इन एंथैल्पी अ क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी। मतलब कि अगर एंथैल्पी में डिक्रीज हो रहा है, एंथैल्पी में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, मतलब एंथैल्पी कम हो रही है, तो उससे हम पता कर सकते हैं क्या कि से दैट प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। मतलब यही एग्जांपल वापस ले लो कि गरम चाय है तो उसकी एंथैल्पी तो ज्यादा होगी, गरम चाय की एंथैल्पी ज्यादा होगी। अब वो ठंडी हो रही है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर ठंडी हो रही है, तो ठंडी होने के बाद उसकी एंथैल्पी क्या हो जाएगी, इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी दोनों ही क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ओके, तो चेंज डिक्रीज हो गया, डिक्रीज इन एंथैल्पी हो गया। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमेशा हमेशा जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है, जैसे कि ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है ना, गरम चाय ठंडी होना स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है या नहीं, स्पॉन्टेनियस ही है, हमने कुछ नहीं किया, गरम चाय ऑटोमेटिकली ठंडी हो रही है, हमने कुछ किया नहीं है। सो वो स्पॉन्टेनियस है, इरिवर्सिबल है, यूनिडायरेक्शनल है। डन। ओके, तो गरम चाय ठंडी होना जो प्रोसेस है दैट इज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, और उसमें हमने देखा तो हमें पता चला कि गरम चाय की एंथैल्पी ज्यादा होगी, ठंडी चाय की एंथैल्पी कम होगी। ठंडी चाय की एंथैल्पी कम होगी, सो डिक्रीज इन दी एंथैल्पी तो हो गया। तो डिक्रीज इन दी एंथैल्पी हुआ तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि हर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में एंथैल्पी डिक्रीज हो जाएगी, ऐसा बोल सकते हैं क्या हम? तो पहले तो मान लिया था साइंटिस्ट ने कि हाँ ऐसा ही हो रहा है। क्यों मान लिया था? अरे यही जैसे चाय वाला एग्जांपल, तो सही तो है, एंथैल्पी डिक्रीज हो गई,
और प्रोसेस स्पॉन्टेनियस भी है। लेकिन सभी में ऐसा होगा क्या, सारी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में ऐसा होगा या नहीं, तो हमें नहीं पता सारी में होगा या नहीं, उसके लिए ये थियरी देख रहे हैं। ओके, देखो, इफ वी एग्जामाइन द फिनोमिनन लाइक फ्लो ऑफ वाटर डाउनहिल, अरे यार फोन लाया हो ना, हाँ कहीं और टीवी પાસે પેલી કૂપન મૂકેલ છે લઈને જજે સર્વિસ ગાડીની નહીં જવાનું એક બી ગાડી લેવા નહીં જતો હા કઈ નહીં हाँ हाँ ना कहीं नहीं चाहिए मैं लिया हाँ, तो क्या सारी प्रोसेस में ऐसा होगा कि भाई स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है और डिक्रीज इन द एंथैल्पी? लेट अस चेक। इफ वी एग्जामाइन द फिनोमेनन लाइक फ्लो ऑफ वाटर डाउनहिल, वही डाउनहिल फ्लो ऑफ वाटर, और अ फॉल ऑफ अ स्टोन ऑन टू द ग्राउंड, ऊपर से पत्थर फेंका, ओके, वी फाइंड दैट देयर इज अ नेट डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इन द डायरेक्शन ऑफ चेंज। तो हमने देखा पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है पोटेंशियल एनर्जी की, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी भी क्या है, इंटरनल एनर्जी का पार्ट ही है ना। हमने बोला था, याद है ना, इंटरनल एनर्जी क्या है, सभी एनर्जी अंदर मिक्स हो गई है, समेशन, ओके। हाँ, तो पोटेंशियल एनर्जी भी डाउन हो रही है। माउंटेन पर स्टोन होगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, फिर वो माउंटेन से नीचे गिर जाएगा, ग्राउंड पे आ जाएगा, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई, मतलब कम हो गई। सो पोटेंशियल एनर्जी भी कम हो रही है। एंथैल्पी देखो, इंटरनल एनर्जी कम हो तो एंथैल्पी भी कम हो जाएगी। क्यों? डेल्टा, उसका फॉर्मूला ही देख लो, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। तो डेल्टा यू चेंज होगा तो डेल्टा एच भी चेंज ही होगा। इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा तो एंथैल्पी में भी तो चेंज आएगा, ओके। तो वही चीज बोल रहे हैं। By analogy, we may tempted to state that a chemical reaction is spontaneous in a given direction because decrease in energy has taken place, as in the case of exothermic reaction। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि हम ऐसा बोल सकते हैं, बाय एनालॉजी मतलब ये डिफरेंट एग्जाम्पल से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जब भी कोई स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रही है तो उसमें एंथैल्पी डिक्रीज हो रही है, ओके। सेम एज इन द केस ऑफ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या ऐसा है? तो ऐसा भी देखने को मिला था साइंटिस्ट को। क्या देखने को मिला कि जब भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है, स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होती है, वो एक्सोथर्मिक होती है। क्या होती है? एक्सोथर्मिक, मतलब उसमें हीट रिलीज होती है, ओके। जैसे कि स्पॉन्टेनियस, यही हमने एग्जांपल लिया था ना, H2O2 का, हाइड्रोजन है एटमॉस्फेयर में, ऑक्सीजन है एटमॉस्फेयर में, वो दोनों इकट्ठा होंगे, और वो दोनों इकट्ठा होंगे तो पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ हीट भी रिलीज होगी और वाटर बन जाएगा। उसके लिए सालों लगते हैं, लेकिन ओके, ऐसा नहीं कि अभी बन जाएगा। ये जो डिस्कस किया था ना हमने, ओके, कि बहुत साल लगते हैं तब जाके H2O2 मिल के H2O बनाता है, और वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस। फिर वैसे ही से एमोनिया किससे बनेगा? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से, कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिक्स हो रहे हैं, एटमॉस्फेयर में है, उसी में से, ओके। तो मिक्स हो रहे हैं और उससे एमोनिया बन जाता है, ओके। तो वो एमोनिया बनता है, वो भी क्या है?
एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अंडरस्टूड? ओके, तो ये मतलब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि एंथैल्पी डिक्रीज हुई तो स्पॉन्टेनियस, मतलब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो हर बार एंथैल्पी डिक्रीज ही होगी, वो एक चीज बोली। फिर ऐसा भी बोल रहे हैं कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो वो हमेशा एक्सोथर्मिक ही होगी, ये दूसरा बोला। डन? ओके। हाँ, तो देखो एमोनिया का एग्जांपल दे रहे हैं, N2 और H2 मिलके, ये माइनस क्यों किया है, वो छोड़ो माइनस को, N2 और H2 मिलके क्या बना रहे हैं, NH3 एमोनिया। तो देखो डेल्टा एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या है, माइनस, माइनस मतलब एक्सोथर्मिक, मतलब ये दोनों इकट्ठा होंगे तो 46 किलो जूल पर मोल हीट रिलीज होगी। डन? ओके। दूसरा, ये देखो एक कंटेनर है, वो कंटेनर में तुमने हाइड्रोजन का पाइप डाल दिया, क्लोरीन का भी पाइप डाल दिया, उसमें HCl बन जाएगा और तुम्हें कुछ नहीं करना, सिर्फ दोनों को भेज दिया तो वो अपने आप एक दूसरे से मिक्स हो जाएगा। तो फिर स्पॉन्टेनियस ही बोलेंगे। अगर हम कोई कैटालिस्ट यूज कर रहे हैं, अगर हम उसका प्रेशर चेंज कर रहे हैं, अगर हम उसका टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं, then we can say that it is not spontaneous, we are the external agency। लेकिन हम सिर्फ दो लोगों को ऐसे रूम में छोड़ दिया, हाइड्रोजन और क्लोरीन को रूम में छोड़ दिया तो वो HCl गैस बन गया, तो वो स्पॉन्टेनियस है, हमने कुछ किया नहीं। ओके, सो ये देखो वो रिएक्शन में भी क्या आ रहा है, 92 किलो जूल पर मोल, वो भी क्या आ रही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, माइनस मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट, हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो पानी बनता है जिसके लिए सालों लगते हैं, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की बात कर रहे हैं, लेबोरेटरी में पानी बनाने की बात नहीं कर रहे। ओके, स्पॉन्टेनियस, हमने कुछ करना नहीं है, अपने आप होने वाली रिएक्शन है स्पॉन्टेनियस। उसमें भी देखो 285.8 किलो जूल पर मोल हीट रिलीज हुई, एनर्जी रिलीज हुई। डन? तो ये सारे एग्जांपल से हम बोल सकते हैं कि एंथैल्पी चेंज हो, सारी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में एंथैल्पी चेंज हो रही है, वो तो होगी ही, लेकिन डिक्रीज हो रही है, ऐसा बोल रहे हैं। डन? लेकिन ये सही नहीं है, आगे देखते हैं। The decrease in the enthalpy is passing from the reactants to products may be shown for any exothermic reaction on an enthalpy diagram as shown in the figure। तो ये हम कोई भी जनरली सारे प्रोसेस में ऐसा होता है, लेकिन ये जनरली है, नॉट ऑलवेज। ओके, thus the postulate that driving force for a chemical reaction may be due to the decrease in energy sounds reasonable as the basis of evidence so far। तो अब तक के जो एविडेंस है, अब तक के जो एग्जांपल्स हमने देखे, उससे हमें यही पता चल रहा है क्या कि हाँ भाई बात तो सही है कि अगर एंथैल्पी तुम्हें एनर्जी मिल रही है, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, ऐसा लग रहा है, इसलिए रीजनेबल बोला है। नाउ लेट अस एग्जामाइन द फॉलोइंग रिएक्शन। अब देखो N2 और O2, NO2 भी ऑटोमेटिकली बनता है, नाइट्रोजन केमिकल इंडस्ट्री में से बाहर निकला और ऑक्सीजन तो ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में ही है, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ऑटोमेटिकली बन जाता है, हमें कुछ करना पड़ता नहीं है। तो वो प्रोसेस देखो, N2 और O2 मिलके भी NO2 बनता है, बट दैट प्रोसेस इज एंडोथर्मिक। 33.2 किलो जूल वो हीट एटमॉस्फेयर में से ले लेगा, कौन, ये दोनों N2 और O2 इतनी हीट एनर्जी ले लेगा तब जाके NO2 बनेगा। अंडरस्टूड? मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि NO2 बनना इज अ कूलिंग प्रोसेस, बोल सकते हैं। हीट जा रही है, ओके, जैसे यहाँ समझो ऑक्सीजन है, यहाँ नाइट्रोजन है, ओके, तो सर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन तो सबसे, ये क्वेश्चन होना चाहिए, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन तो सबसे ज्यादा है एटमॉस्फेयर में, 78% नाइट्रोजन है और 21% ऑक्सीजन, तो फिर पूरा ही NO2 बन गया, करेक्ट? तो क्यों नहीं होता है सर? रेशियो मिलना चाहिए। कौन सा रेशियो? NO2 बनने के लिए ऑक्सीजन डबल होना चाहिए और नाइट्रोजन, हाँ वो भी मिल जाएगा, चलो ना, पूरा का पूरा 78% जो नाइट्रोजन है पूरे का नहीं बनेगा, लेकिन 21% ऑक्सीजन है, वो 21% के लिए जितना नाइट्रोजन है वो तो अवेलेबल है ही, तो उतना तो NO2 बन जाना चाहिए, लेकिन नहीं बनता, क्यों? टेम्परेचर नहीं, तो नहीं चाहिए टेम्परेचर, ऑटोमेटिकली हो रहा है, हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें कुछ करना ही नहीं है, एटमॉस्फेयर में स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है ये, N2O2 में से NO2 बनना स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। प्रेशर नहीं,
वो इसलिए ड्यू टू द डेंसिटी डिफरेंस। नाइट्रोजन की डेंसिटी ऑक्सीजन की डेंसिटी से कम है, इसलिए वो हमारे जो लेवल है उससे ऊपर रहता है। यहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा है, नाइट्रोजन कम है। एटमॉस्फेयर में 79% 78% नाइट्रोजन है, बट ये रूम की बात करें तो ये रूम में नहीं है 78%। क्यों? डेंसिटी डिफरेंस की वजह से। जिसकी डेंसिटी कम वो ऊपर जाता है, पता है ना, और जिसकी डेंसिटी ज़्यादा वो नीचे। तो इसकी डेंसिटी ज़्यादा है ऑक्सीजन की, इसीलिए ऑक्सीजन यहाँ पर है, नाइट्रोजन ऊपर है, दोनों दूर दूर है, नज़दीक आए तो बन जाएगा NO2। तो बोले नाइट्रोजन का हाँ, नाइट्रोजन बोल सकते हैं, यस वही होता है। गैस, डिफरेंट गैसेस वी आर फेसिंग। समझ में आया? ओके, तो देखो ये प्रोसेस, तो इट इज अ कूलिंग प्रोसेस हम बोल सकते हैं। तो मुझे आया इसलिए, लेकिन बोल सकते हैं ना, हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। एंडोथर्मिक प्रोसेस को हम कूलिंग प्रोसेस बोल सकते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस को हम हीटिंग प्रोसेस बोल सकते हैं, क्योंकि वहां पर हीट रिलीज हो रही है, यहाँ पर एंडोथर्मिक में हीट एब्जॉर्ब हो रही है। ओके, दूसरी रिएक्शन देखते हैं। कार्बन लिया है, सल्फर लिया है, और उसमें से CH2 लिक्विड बना है, कार्बन डाइसल्फाइड। कैसे बोल रहा हूँ मैं? चलो कोई बात नहीं, एक्सपीरियंस। हाँ, तो कार्बन डाइसल्फाइड बन रहा है, ठीक है। ये प्रोसेस भी क्या है? एंडोथर्मिक। और ये क्या है? ये भी स्पॉन्टेनियस। इसमें भी हमें कुछ करना नहीं है। अगर तुमने कार्बन लिया सॉलिड में और तुमने सल्फर लिया लिक्विड स्टेट में लिया, ऑटोमेटिकली वो दोनों रिएक्ट करेंगे। समझ में आ गया? तो ये भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हुई। तो जो पहले ये रीजनेबल वर्ड था, अब इररीजनेबल हो गया। क्यों? पहले तो बोला कि सारी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, उसमें एंथैल्पी डिक्रीज हो रही है, लेकिन हमने देख लिया क्या सब में एंथैल्पी डिक्रीज हो रही नहीं है, यहाँ पर तो एंथैल्पी इंक्रीज हो रही है। डन? समझ में आ रहा है ना? ओके, तो ये एज अ क्वेश्चन भी यही पूछ सकते हैं, यही क्वेश्चन यही हेडिंग पे पूछ लेंगे, यही हेडिंग पे क्वेश्चन पूछ लेंगे। और ट्रू और फॉल्स में एक मार्क में पूछना हो तो ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में एंथैल्पी डिक्रीज होती है, ट्रू और फॉल्स, तो क्या आएगा? फॉल्स आएगा। डन? क्योंकि डिक्रीज तो हो रही है, लेकिन सब में नहीं, उसमें ऑल बोला है। डन? ओके, हाँ, तो देखो यहाँ पर ये तो सिंपल डायग्राम से बताया गया है कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट है, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट है, दोनों का डिफरेंस लेंगे, वही हमारा डेल्टा एच होगा। तो इसमें ज़्यादा कुछ समझ में ना आए वैसा तो है नहीं डायग्राम। ओके, नाउ दीज रिएक्शंस दो एंडोथर्मिक आर स्पॉन्टेनियस। अभी जो हमने देखी वो कौन कौन सी? NO2 बनने वाली और कार्बन डाइसल्फाइड बनने वाली। ओके, so the increase in the enthalpy may be represented on an enthalpy diagram as shown। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इंक्रीज, रिएक्टेंट नीचे आ गया और प्रोडक्ट ऊपर चला गया, तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करेंगे तो पॉजिटिव आंसर आएगा। डन? उसमें देखो रिएक्टेंट ऊपर था और प्रोडक्ट नीचे था, तो अब प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, फॉर्मूला तो वही है डेल्टा एच का, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करेंगे तो फिर इसमें प्रोडक्ट तो कम है, तो फिर वहां माइनस आंसर आएगा। डन? ओके, तो वही चीज यहाँ पर ग्राफ थ्रू बताई गई है। Therefore, it becomes obvious that while decrease in the enthalpy may be contributory factor for spontaneity, but it is not true for all cases। तो ये कंक्लूजन है हमारा क्या, कि यहाँ हमें मेजरली ऐसा देखने को मिलता है, मेजरली कि सारी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में एंथैल्पी डिक्रीज हो रही है, मेजरली ऐसा देखने को मिलता है। बट ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आर exothermic or say in that enthalpy always decrease is not true। Done? तो यही हमें ये टॉपिक में समझना है। समझ में आ गया? पक्का? Okay।